शाकिर अवान साहब को भी रात गए अगवा कर लिया गया। उसके बारे में पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। शाकिर अवान साहब जो हैं वो बड़े मेहनती जर्नलिस्ट हैं। मैं उनके साथ कुछ इंटरव्यूज़ भी कर चुका हूँ और बड़ी शानदार तरीके से और बड़ी ईमानदारी के साथ वो अपना काम करते हैं। जब PMLN बहुत मुश्किलात में थी और इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ होती थी तो शाकिर अवान साहब उस दौर में भी रिपोर्टिंग करते थे और वो ख़बरें भी चला देते थे जो ख़बरें कोई और नहीं चला सकता था। फिर वक्त गुजरा और PMLN ने जूते पॉलिश किए, इक़्तिदार में आ गए और इमरान खान साहब के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की चढ़ाई हो गई। अब शाकिर अवान साहब जो हैं वो दूसरी तरफ की कवरेज भी उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन PMLN को ये पसंद नहीं है और इसी वजह से अब वो जिन लोगों को कल को कहते थे कि ये मुजाहिद हैं, ये ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनसे बेहतर कोई सहाफ़ी हो नहीं सकता, ये सारे इकट्ठे होकर मोतीउल्लाह जान के घर पहुंच गए थे जब वो चंद घंटे के लिए अगवा हुए थे। और ना सिर्फ ये हुआ था बल्कि मोतीउल्लाह जान को जाके ये मोती भाई कहते थे ये सारे लोग, और उनकी बड़ी इज्जत करते थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, क्योंकि वो सही चीज़ को सही और गलत चीज़ को गलत कह रहे थे। हालांकि मेरा कुछ चीज़ों पे मोतीउल्लाह साहब से इख्तलाफ रहा, लेकिन एक चीज़ है कि वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट जाने वाला आदमी है। मोतीउल्लाह जान ने अब जब इनको एक्सपोज करना शुरू किया तो अब इनके जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं और उनको सहाफ़ी मानने से इनकारी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये लोग खुद इंसान भी हैं कि जिस चौक में जिस जगह पे लाशें गिरी हैं वहाँ पे जाकर खड़े होकर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो लतीफ़े सुना रहा है, वहाँ खड़े होकर जुगते मार रहा है। और भाई अभी वहाँ से लाशें उठाई गई हैं थोड़ी देर पहले, वहाँ पे लोग ज़ख्मी हुए हैं, बहुत सारा खून गिरा हुआ है सड़कों के ऊपर। हद हो गई वैसे। शाकिर अवान साहब जो हैं इनके घर के ऊपर रेड किया गया, रात गए 2 बजे के करीब और दीवारें फलांग कर लोग अंदर गए। नीचे वाली मंजिल पे शाकिर अवान साहब नहीं थे, नीचे सारी तलाशी ली, ऊपर वाली मंजिल पे गए और शाकिर अवान साहब को वहाँ से पकड़ा। उनके फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं उन्हें शुबा है कि ऊपर उनके ऊपर टॉर्चर भी किया गया शाकिर अवान साहब के ऊपर। इन्होंने पूछा कि जनाब आपके पास कोई वारंट है, कोई अरेस्ट वारंट है, कोई सर्च वारंट है, तो इसके ऊपर उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, फिर उनको उठाकर वहाँ से ले गए। क्योंकि इससे पहले भी जो है वो इनके घर वाले ऐसी चीज़ें फेस कर चुके हैं, लिहाजा वो बंदों को पहचानते भी हैं। जो लोग आए थे रेड करने के लिए उनमें कुछ पुलिस वाले थे, कुछ FIA वाले थे और कुछ नामालूम अफराद थे जो नकाबपोश थे। उन्होंने मुंह के ऊपर मास्क पहने हुए थे, जैसे बंदे आपने बाकी रेड्स के अंदर देखे, मेरे घर पे जो गए थे या वो आगा शेख आगा के घर जो गए थे, बाकी लोगों के घर जो जाते हैं आपको नज़र ही आ जाते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के लोग गए थे और इन्होंने जाके शाकिर अवान साहब को अगवा किया और लेकर चले गए। अब FIA कह रही है उनके पास नहीं है, पुलिस कह रही है उनके पास नहीं है, हर जगह पे पता किया है और शाकिर अवान साहब को मुबैना तौर पे एजेंसियां उठाकर ले गई हैं और अभी तक उनको वापस नहीं किया जा रहा। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आई है कि उनको बाद में FIA के हवाले कर दिया जाएगा और FIA के ज़रिए से वो वापस अपने घर पहुँच जाएंगे। अब शाकिर अवान और मोतीउल्लाह जान दोनों के साथ हुआ गया। मोतीउल्लाह जान पे एक अजीबोगरीब मुकदमा डाल दिया गया कि जनाब ये नशे की हालत में जा रहे थे, इन्होंने बैरियर के अंदर गाड़ी मारी, फिर पुलिस वाले थे गन छीन के उसके ऊपर तान दी, फिर जब तलाशी ली इनको काबू करके तो गाड़ी के अंदर से आइस भी मिल गई। मैंने तो मोतीउल्लाह जान को कभी सिगरेट पीते हुए भी नहीं देखा। हैरत की बात है। वैसे ऐसा भौंडा और गलीज मुकदमा दर्ज किया और अदालत ने उसके ऊपर 2 दिन का रिमांड भी दे दिया। साकिब बशीर साहब साथ मौजूद थे मोतीउल्लाह जान के जब दोनों को अगवा किया गया। फिर साकिब बशीर साहब को 5 मिनट के बाद छोड़ दिया गया, मोतीउल्लाह जान साहब को गायब कर दिया गया। फिर बाद में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा, और मैं ये बताता हूँ ये प्रेशर बढ़ा है, मोतीउल्लाह जान को छोड़ना नहीं था क्योंकि मोतीउल्लाह जान रेगुलर अदालतों में जाते हैं तो जजेस का अदलिया का बहुत प्रेशर था, लिहाजा मोतीउल्लाह जान को मंजर आम पे लाकर उनकी FIR करनी पड़ी। तो ये प्रेशर जो है वो मैं सारे सहाफ़ियों से कहूँगा और सबसे मेरी गुजारिश है कि शाकिर अवान के लिए भी इसी तरह आवाज़ उठाएं। सारे इकट्ठे होकर लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास जाएं, उन्हें जाकर कहें जी यहाँ पे वो कवरेज करने आते हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, आप चीफ जस्टिस हैं, हमारा बंदा बरामद करवा के दें। वो जो पुलिस वाले साथ आए थे, FIA वाले आए थे, उन्हें बुलाएं, उन्हें कहें जी हमारा बंदा वापस करें। और इसी तरह जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हमारे जो दोस्त सुप्रीम कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं वो भी वहाँ जाएँ और जाके जजेस से बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें कि जनाब हमारे सहाफ़ी अगवा हो रहे हैं। मोतीउल्लाह जान के बारे में भी बात करें और शाकिर अवान के बारे में भी बात करें। एक अनोखी मज़ाहिया किस्म की FIR जो है मोतीउल्लाह जान साहब पे दी। इन दोनों बंदों का कसूर क्या है? एक चीज़ आप अपने जहन में रखें और सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि रियासत का या इदारों का या हुकूमत का जो इस वक्त सबसे कमज़ोर पॉइंट है, जहाँ ये बुरी तरह फंस गए हैं, वो ये है कि इन्होंने रियल बुलेट्स चला दी हैं। 26 तारीख की रात को जो कुछ भी हुआ वो इनके लिए डरावना ख्वाब बन गया।
इन्हें आइडिया नहीं था कि ये मामला ऐसे एक्सपोज हो जाएंगे। मुझे एक शायर है, उनका शेर याद आ गया, इकबाल अजीम साहब उनका नाम है। उन्होंने एक दिन बड़ा ज़बरदस्त शेर कहा था, एक गज़ल है पूरी, उसके अंदर से उनका एक शेर है कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। तो लहू बोलता है जी, आप लाशें छुपा नहीं सकते, आप खून के निशान मिटा नहीं सकते। ये आपके पीछे आएगा। बीबीसी ने बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री लिखी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा आ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है। आलमी सतह के ऊपर ये जो हुक्मरान हैं और इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये सारे फंस गए हैं और इनको जो है वो एक मुजरिम के तौर पे देखा जा रहा है, जिन्होंने निहत्ते अवाम के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है। ये क्लेम किया गया कि जनाब जो मुजाहिरीन है उनके पास बहुत सारे हथियार थे, कुछ हथियार ला के सामने भी रख दिया। आपको पता है हथियार तो जब मर्जी पुलिस ला के सामने रख देती है, इनके पास पड़े रहते हैं हमेशा। तो हथियार ला के रख दिए जनाब, ये उनसे बरामद हुए। एक विजुअल ऐसा नहीं है जहां पे ये लोग हथियार लेकर आ रहे हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि हथियार लेकर कोई नहीं आएगा, और कोई भी हथियार लेकर नहीं आया था, सवाई कुछ सिक्योरिटी अली अमीन गंडापुर की जो वजीर आला की है या एक दो लोगों की, उसके अलावा और किसी के पास हथियार नहीं थे। तो ये एक गलत एलिगेशन लगाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हथियार लेकर आए। इस पर अल जज़ीरा ने कहा कि हम सारा दिन रिपोर्टिंग करते रहे, बीबीसी ने, बाकी सारों ने, आलमी मीडिया ने रिपोर्टिंग की है, लोकल मीडिया ने रिपोर्टिंग की है, कोई एक बंदे ने नहीं कहा कि ये हथियार लेकर आए हैं। और किसी एक पुलिस वाले को या एक रेंजर्स को या किसी बंदे को अभी तक सामने नहीं लाया गया जिसको गोली लगी हो। अब अगर किसी को ला के उसको पट्टी करके डॉक्टर से झूठा मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है वो बना के और लाकर कह दें जनाब इसको गोली लगी है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वकूए के ऊपर एक भी ऐसा वाकया या एक भी ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई, जबकि अब तक दर्जनों लोगों की वीडियोस और तस्वीर आ चुकी हैं जिन्हें गोलियां लगी हुई थी। या तो वो नीम मुर्दा हालत में थे, या वो बेहोशी की हालत में थे, या वो करा रहे थे, या उनको अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा था। जो लोग अस्पतालों में गए हैं वो ये कह रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर मरीजों का तांता बंधा हुआ था, और ज्यादा लोग वो थे जो बुलेट इंजरी के साथ आए थे। अस्पताल के अमले ने जो पहला डाटा जारी किया था उसमें बुलेट इंजरी आखिरी कॉलम में लिखी हुई थी, और 28 लोगों का वो डाटा था। अब आप अंदाजा करें कि इस सूरत हाल में हुकूमत इतने बड़े साने को कैसे छुपा सकती है। हुकूमत के लिए छुपाना मुमकिन नहीं होगा। बीबीसी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ हिस्से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। बीबीसी ने जनाब इसके ऊपर पूरी तहकीकाती एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने अपने सहाफ़ियों को भेजा, और जो बीबीसी की टीम पहुंची अस्पताल में, वो ये बताते हैं कि अस्पताल के बाहर पुलिस और रेंजर्स खड़ी है, और वो हर बंदे को चेक करते हैं। वो ये देखते हैं कि ये जो बंदा आया है ये कोई सहाफ़ी है क्या है, ये कोई तहकीकात तो नहीं कर रहा, या ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग ज़ेरे इलाज हैं उनके मामले में तो नहीं आया। तो वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा वहाँ चेकिंग हो रही है। अस्पताल के अमले से उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है, कुछ लोगों ने नाम ना बताने की शर्त के ऊपर कुछ चीज़ें उनके सामने रखी हैं। उन्होंने पॉलीक्लिनिक अस्पताल और पिम्स अस्पताल दोनों का उन्होंने रुख किया है, और पहले जो वो अपना डाटा बता रहे हैं एक अस्पताल का बता रहे हैं। ये पॉलीक्लिनिक अस्पताल है, और ये बताते हैं जनाब के यहाँ पे 3 अफराद की लाशें मौजूद थी, जिनमें से एक की लाश जो है वो बुध की रात तक मुर्दा खाने में मौजूद थी। 2 लाशें जो है वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, जबकि दूसरे अस्पताल से जो अभी तक वहाँ पे अमले ने बताया कि 2 लाशें वहाँ से भी लवाहिकीन के हवाले की गई हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जो मौके के ऊपर जिन लोगों की डेथ हो गई थी उनको डायरेक्टली उनके इलाकों में रवाना किया गया है। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फिगर दिया है, यानी अभी वो अपना डाटा कंपाइल कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ अपने हर इलाके से चेक कर रही है कि कौन कौन से बंदे मिसिंग हैं, फिर उनको जो है वो गिरफ्तार होने वालों की लिस्टों के अंदर चेक कर रहे हैं, और जो बंदे लापता होंगे वो कहाँ गए उसके ऊपर फिर तहरीक इंसाफ अपना एक डाटा जारी करेगी कि हमें इतनी लाशें मौसूल हो गई हैं, और ये बुलेट इंजरी हुई थी, हमारे इतने जख्मी हैं, इन्हें गोलियों से जख्म लगे हैं, और इसके अलावा हमारे इतने लोग जो है वो लापता हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि या उनको मार दिया गया है या उन्हें लापता कर दिया गया है, और इसके अलावा इतने बंदे हमारे गिरफ्तार हैं और वो फलां जेलों के अंदर या फलां थानों के अंदर बंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन बहुत दबाव है। तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना दबाव शायद कभी नहीं था जितना दबाव अब है कि आप कुछ भी करें इस मामले को दबाएं, और तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। एक काम होगा और बड़ी बारीक वारदात है जिस पे काम हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक डाटा दिया जाएगा, और जिन बंदों को डाटा दिया जाएगा वो आप समझ लें जैसे ये है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो होता है वो बैरिस्टर सैफ, इस तरह के लोगों को एक डाटा दिया जाएगा कि आप ये डाटा पब्लिक कर देंगे, ये बंदे आपके मारे गए हैं, और वो डाटा पब्लिक कर देंगे। उसके बाद उनमें से 5-6 बंदे लाकर सामने खड़े कर दिए जाएंगे हुकूमत की जानिब से। ये जरा समझ लें आप, ये हुकूमत और सिस्टम एक डाटा दे रहा है जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सामने लेकर आएंगे। तहरीक इंसाफ को मैं पहले बता रहा हूं कि ये काम हो रहा है,
और इससे अगर आपने बचना है तो अभी आप तैयारी कर लें। तहरीके इंसाफ के बंदे एक डाटा लेकर आएंगे, जनाब ये बंदे हमारे मर गए, और वो डाटा तहरीके इंसाफ को दिया होगा किसने? सिस्टम ने। सिस्टम से एक डाटा निकलेगा और तहरीके इंसाफ के बाद पहुंचेगा, और सिस्टम के जो आलाकार हैं तहरीके इंसाफ के अंदर वो उस डाटा को बताएंगे जनाब ये डाटा है। जब वो डाटा सामने आएगा तो उसके बाद उनमें से कुछ बंदे लाके सामने खड़े कर दिए जाएंगे, ये तो बंदे जिंदा है, ये तो गिरफ्तार हुए, ये तो बंदा अपने घर पे था, ये बंदा फलां जगह पे था। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बयानिए को जाया करने की कोशिश की जाएगी। ये एक मीटिंग में फैसला हो चुका है कि इनके साथ ऐसे खेलो कि इनको ऐसे नाम दे दो जो नाम मरे ही नहीं है, ताकि बाद में उन लोगों को सामने लाकर जो असल में मरे हैं उनका केस भी खराब कर दिया जाए। तो ये खेल खेला जा रहा है, मैंने पहले बता दिया है, और ये खेला जाएगा। दूसरी बात यह है कि बीबीसी ने जो चीजें बताई उनमें डॉक्टर्स के हवाले से बड़ी खौफनाक चीजें हैं। यानी डॉक्टर ये बताते हैं कि यहां पे बहुत सारे लोग लाए गए थे। पहले तो एक खातून है, उन्होंने बताया जी कि मेरे हस्बैंड के कंधे पे गोली लगी है, मैं गाड़ी में थी, मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो है वो गिरे हुए हैं और वहाँ गोलियां चल रही थी, रियल बुलेट है। बीबीसी ने वहाँ जाकर चेक किया तो उनके कंधे से ऑपरेशन करके गोली निकाली गई थी। तो ये उनका ये कहना है। इसके अलावा जनाब जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हुकूमत का बहुत दबाव है, अगर हम कोई भी डाटा देंगे या कोई भी चीज़ करेंगे तो इसके नतीजे में हमें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। और जो मरीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि हम किसी बेहतर अस्पताल में अपने मरीज़ को ले जाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं जनाब हमें फ़ाइल दें ताकि हम किसी अच्छे अस्पताल में शिफ्ट करके इलाज करवाएं। तो उस पर वो फाइल भी नहीं दे रहे अस्पताल वाले को। फाइल देंगे तो उसमें लिखा होगा कि इसके ऊपर किस तरह की इंजरी है, बुलेट इंजरी है। तो जब फाइल देंगे तो वहाँ पर हुकूमत के खिलाफ केस बनेगा कि जनाब इन्होंने रियल बुलेट फायर की है। डॉक्टर्स ने ये जो बातें की ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ये पैराग्राफ बड़ा खौफनाक है। बीबीसी से बात करते हुए पॉलीक्लिनिक और पिम्स के डॉक्टर्स ने कार्रवाई के खदशे की वजह से अपना नाम ना दायर करने की शर्त पर बताया कि वो इस बारे में बात नहीं कर सकते। ताहम एक डॉक्टर ने ऑपरेशन की रात के हवाले से बात करते हुए बताया कि उन्होंने आज तक एक रात में इतनी सर्जरीज नहीं की हैं जितनी उस रात की थी, 26 तारीख की रात। ये एक डॉक्टर ने बताया, बाकी अभी नहीं बता रहे। उन्होंने कहा अपनी जिंदगी में कभी इतनी सर्जरीज नहीं की जितनी उस रात की थी। डॉक्टर ने कहा बाज़ जख्मी इस कदर तशवीशनाक हालत में आए कि हमने उन्हें सुन करने वाली दवाई देने के बजाय हमें डायरेक्ट उनकी सर्जरीज शुरू करनी पड़ गई। बहुत से मरीज ऐसे थे जिनका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। डॉक्टर ने कहा हमारे पास रश इस कदर ज़्यादा था कि हमने एक बेड पर 2-2 सर्जरीज की और गोलियां निकाली। जो मैंने रात को यहाँ देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। अभी एक लेडी डॉक्टर है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अब जनाब जब अताउल्लाह तारड़ से पूछा जाता है, अता तारड़ से कि जनाब ये आपने क्या किया, तो वो डिनाई करते हैं जी हमने तो एक भी गोली नहीं चलाई। तो ये रियल बुलेट लोगों को लगी कैसे? अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं, सिर्फ एक अस्पताल में 45 से 55 ऐसे लोगों को लाया गया जिन्हें रियल बुलेट्स लगी हुई हैं, और जिन्हें गोलियां लगी हैं उनमें से कई लोगों को इस्लामाबाद से बाहर भी ले जाया गया। तो ये एक बड़ी खौफनाक रात थी, और ये उस वक्त तो मुजाहिरीन के लिए खौफनाक थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगी। और ये भी चीज़ रिपोर्ट हुई है कि हुकूमत ने और पुलिस ने जो लोग वहाँ पे मारे गए, जाँ बहक हो गए, उनमें से किसी का पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया। इन्होंने कहा जी पोस्टमार्टम नहीं करना, वरना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनेगी तो उसकी बुनियाद के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा कि रियल बुलेट लगी हुई है। अब इस पे अली अमीन गंडापुर ने क्या किया, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इस पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत ने क्या किया, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। ये जिन लोगों को गोलियां लगी थी इनके पोस्टमार्टम खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकते थे कि जनाब एक लाश लाई गई है, ये इसका पोस्टमार्टम किया गया है, जनाब इसके ऊपर इतनी गोलियां लगी थी, कुछ तो आप अपने पास रिकॉर्ड रख लेते। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अभी तक संजीदा होकर डाटा कलेक्ट नहीं कर रही, और पाकिस्तान के मीडिया को बहुत सख्ती से अहकाम दिए गए हैं कि कुछ भी हो जाए उस रात का तस्करा नहीं करना। इमरान खान का जितना मर्जी आप नाम लें, उनके नाम पर से तकरीबन पाबंदी हट गई है कि जितना मर्जी आप उसका नाम लें, रोला डालें, आप पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर इख्तलाफात के ऊपर आप बात करें, आप लाशों का मजाक उड़ाएं, उस वकूए का मजाक उड़ाएं, कुछ करें, लेकिन उस रात को जो जुल्म हुआ है, जो जबर हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। है ना फिरौनियत आपको? यानी मैं इसको अब कहां मिसाल दूं, यानी किसके साथ इसको लाके जोड़ूं मैं? आज के जदीद दौर में सरेआम गोली चलती है, लोगों को मारी जाती हैं, लोग अस्पतालों में पहुंचते हैं, सुराखों वाले जख्म मैंने देखे हैं वीडियोस के अंदर, उनको पोस्ट नहीं कर सकते, वो इतने खौफनाक किस्म के हैं। जब वो सारी चीजें नजर आ रही हैं, बेशुमार लोग अस्पताल में बेड्स के ऊपर पड़े हुए हैं, जब सब कुछ नजर आ रहा है फिर भी मीडिया बोल नहीं पा रहा, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि ये कितना बड़ा इशू है इस वक्त इस निज़ाम के लिए।
नाज़रीन, जो लोग वापस जा रहे थे उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पता चला है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली क़यादत और कुछ पंजाब के लोग जो हैं, इवन खैबर पख्तूनख्वा के भी, उनको अगवा कर लिया गया है। ना वो किसी ना उनकी लाश मिली है, ना वो किसी पुलिस स्टेशन में है, ना उन्हें जेल भेजा गया है और ना ही उनके ऊपर कोई और, ना वो ज़ख्मी हुए, ना वो अपने इलाकों में पहुंचे हैं। तो बाकायदा कंफर्म किया जा रहा है कि कुछ लोगों को अगवा करके साइड पे किया गया है। मुमकिन है कि 9 मई तर्ज का कोई और मामला बनाया जाए और ये किया जाए कि जनाब इनके बयानात की रोशनी में इमरान खान साहब को किसी तरह फांसा जाए। नाज़रीन, ये वाला हफ्ता जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है सेक्रेटरी जनरल की सीट से। हालांकि ये इस्तीफ़ा देने का टाइम नहीं है, जिम्मेदारी लेने का टाइम है। सलमान अकरम राजा साहब क्योंकि नाकाम रहे, लाहौर से जुलूस को लीड करने में, उन्होंने वहाँ से लोगों को लेकर आना था, लेकिन उन्होंने साफ कहा जनाब 10, 20, 25, 30 बंदों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे और जैसे ही बंदे निकलते थे वैसे ही अटैक हो जाता था। हर तरफ कर्फ्यू का समा था और रुकावटें इतनी ज़्यादा लगाई गई थी कि किसी सूरत भी हम इस काबिल नहीं थे कि हम पहुँच जाते इस्लामाबाद तक। तो सलमान अकरम राजा साहब ने लगभग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन उन्होंने कहा हम आगे बढ़ेंगे अपने गुस्से और अज़म के साथ, हम हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे, हम एक पुरअमन सियासी जमात हैं, हम एक जत्था हरगिज़ नहीं है। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को इतनी वो करने की ज़रूरत क्या है? ये नहीं, सलमान अकरम राजा साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं और उन्होंने सच बोला है कि इस वजह से हम नहीं निकल पाए। असल में तो वो लोग हैं जो फोटो सेशंस कर रहे थे। असल में तो हमाद अजहर से पूछना चाहिए ना कि आप पंजाब के सदर हैं, बताएं जी आप कितने बंदे लेकर आए। पंजाब के सदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि उन्होंने लेकर आने थे बंदे इस्लामाबाद में। खुद वो कश्तियों के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, कभी पैदल ट्रैवल कर रहे थे, बेचारे रास्ता ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर पंजाब लगातार फेलियर का शिकार हो रहा है। अभी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी फैसलाबाद के सवाए 2 MNAs के कोई भी नहीं निकला। कुछ MNAs आए, उन्होंने एक हुजूम के साथ खड़े होकर फोटो सेशन किया और उसके बाद वो गायब हो गए, वो मिले ही नहीं। नसार जट साहब निकले हैं और ये तलागंग तक तो देखे गए हैं और तलागंग के बाद तक जो है वो इस्लामाबाद तो नहीं पहुंच पाए, डी चौक में तो नहीं आ पाए, लेकिन हामिद रजा साहब भी जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ बहुत ज़्यादा जोर लगा के कोशिश करते जाने की, बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने इख्तियार किया हुआ था। अब हामिद रजा साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया कोर कमेटी से भी और पॉलिटिकल कमेटी से भी, और वो ये कह रहे हैं मैं इमरान खान साहब को मिलकर सारी सूरत बताऊंगा कि पंजाब के अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की क़यादत है वो पूरी तरह नाकाम हुई है और इसी पंजाब की क़यादत ने सलमान अकरम राजा साहब को दीवार के साथ लगाया, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। हालांकि इस्तीफ़ा दूसरे लोगों को देना चाहिए था। सलमान अकरम राजा साहब ने सारी बात खुलकर की और उन्होंने चार्जशीट किया कि लाहौर में ये हुआ, साहिवाल में ये हुआ, गुजरावाला में ये हुआ। उन्होंने एक एक चीज़ कमेटी के अंदर बैठ के बताई। तो जब उन्होंने बताई तो फिर उनके ऊपर अटैक कर दिया। पुराने जितने घाघ लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी ग्रुपिंग बना के, उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब पे अटैक किया। और फवाद चौधरी साहब को सलमान अकरम राजा साहब पे क्यों गुस्सा है? देखें, फवाद चौधरी साहब का मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देता हूं कि चौधरी साहब ना बड़े यारबाश आदमी हैं। हमाद अजहर और फवाद चौधरी ऐसे है, हमाद अजहर को तकलीफ होती है तो फवाद चौधरी को तकलीफ होती है, फवाद चौधरी को तकलीफ होती है तो हमाद अजहर को तकलीफ होती है। ये दोनों आप ये समझ लें ये यक जान दो कालब है। तो हमाद अजहर के ऊपर सारा मलबा गिरता है पंजाब का, उनके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर सारे अटैक कर देते हैं। जरा इस चीज़ के ऊपर भी गौर करें, बंदे को इंसाफ वाली बात करनी चाहिए। अब ये लाशें कहाँ गई और कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग लापता हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी करके सही डाटा देने के बाद सोग का ऐलान करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सानिया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।